आइडियल सोल्यूशन के लिए जो पहली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी सल्यूट सल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट की, और जो बाद में वाली सॉल्यूट सॉल्वेंट की, दोनों बराबर होती हैं, लेकिन इसमें बराबर नहीं है। इसमें कुछ भी बराबर जीरो के नहीं है और एक दूसरे के बराबर नहीं है। आपका करेक्शन फैक्टर, जिसको वेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंडेंट है। अब सल्यूट का नेचर चेक करना पड़ता है, तो अगर सल्यूट आपका दो टाइप का हो सकता है, इट कुड बी इलेक्ट्रोलाइट। सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस अड्डा 24/7। एज प्रॉमिस्ड आप सभी लोगों के रिवीजन का पूरा कंटेंट यहाँ पे आप सभी लोगों को टाइम टू टाइम मिल रहा होगा, और बारी है अब आपके फुल सिलेबस को एक रैपिड रिवीजन देने की, एक स्ट्रॉन्ग रिवीजन देने की, जिसमें हम हर एक चैप्टर को मिनिमम टाइम पीरियड में रिवाइज करेंगे। तो आप सभी लोग को मेक श्योर करना है कि जो वीडियो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, आप इसको कंप्लीटली देख लो और कम से कम 2 से 3 बार देख लो, और जब भी आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना हो, इस वीडियो को आप 2x पे देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों के 7 नंबर कंफर्म करवा रही होंगी कुछ ही मिनट के अंदर, विच इज सॉल्यूशन चैप्टर के साथ। इस चैप्टर में आप लोगों की थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं है, डेफिनेटली आपको फॉर्मुलेस, ग्राफ्स और कांसेप्ट्स आने चाहिए। सो व्हाटएवर यू नीड टू नो फॉर दिस चैप्टर, बोर्ड्स में 7 में से 7 नंबर लाने के लिए, वो कंप्लीटली इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाकी चैप्टर्स के भी रिवीजन के जो शॉर्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रही थी इस चैप्टर के 5 ऐसे टॉपिक्स जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला टॉपिक जो है वो सॉल्युबिलिटी है, जहां से आप क्वेश्चन देख सकते हो। हेनरी लॉ से क्वेश्चन आ सकता है गैस इन लिक्विड सोल्यूशन में, रॉल्ड लॉ से क्वेश्चन आ सकता है लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन के लिए, और फिर वेंट ऑफ फैक्टर का एक कंबाइंड जो कंसेप्ट है वो आपको लगाना आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सोल्यूशन का बेसिक डेफिनेशन, आई थिंक एवरीबॉडी नोज कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर की बात हम कर रहे होते हैं, जिसमें होमोजीनियस का मतलब ये है कि जो पूरा सोल्यूशन है उसकी जो प्रॉपर्टीज है या जो उसकी कॉम्पोजिशन है वो कांस्टेंट है हर जगह से, कोई इसमें बदलाव नहीं है। जो सोल्यूशन है उनको आप 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, जैसे कि जनरली हम बाइनरी सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं, जहां पे 2 कंपोनेंट्स है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। इसके अलावा हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, क्योंकि फिजिकल स्टेट आपकी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकती है, तो आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट चेंज कर करके यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस बना सकते हो, जहां पे आपको हर एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन का एग्जांपल याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं गैसियस सॉल्यूशन की बात करूं तो गैस इन गैस में एयर का एग्जांपल याद रखना है। लिक्विड इन गैस में आप क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में डिसॉल्व कर सकते हैं। अब सारे लिक्विड्स डिसॉल्व नहीं हो सकते, जो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं वही डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एसीटोन हो गया या क्लोरोफॉर्म हो गया या एल्कोहल भी काफी हद तक आप डिसॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉलिड इन गैस की अगर मैं बात करूं तो कैम्फर जो कि कपूर होता है, कपूर इन नाइट्रोजन गैस, क्योंकि वो सब्लाइम कर जाता है। लिक्विड सॉल्यूशंस काफी सिंपल है, गैस इन लिक्विड में आपका CO2 इन वाटर या ऑक्सीजन इन वाटर कह सकते हो, लिक्विड इन लिक्विड में एल्कोहल इन वाटर, सॉलिड इन लिक्विड में आप सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, कुछ भी एग्जांपल याद रख सकते हो। अब आएंगे सॉलिड सॉल्यूशन, यहाँ पे आप कैटलिस्ट याद रख लेना। गैस इन सॉलिड इज हाइड्रोजन को किसी भी मेटल डी ब्लॉक के, पैलेडियम, निकल, ठीक है, किसी में भी डाल दो तो सॉलिड इन गैस का, गैस इन सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा। लिक्विड इन सॉलिड में आपका अमलगम ऑफ मरकरी विद एनी मेटल, क्योंकि मरकरी आपका एक लिक्विड मेटल होता है। सॉलिड इन सॉलिड में अलॉयज हो सकते हैं, जिसका एग्जांपल कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड है। अब यहां से देखो पेपर में पूछा जा सकता है ये ठीक है, ऑब्वियसली लिक्विड इन लिक्विड जनरली पूछता नहीं है, बट ठीक है ये कर सकते हैं। इसके अलावा ये, ठीक है, तो ये 4 मेन जो आपके टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है, यहां से आपको एक MCQ पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद आएगी अगला जो कंसेप्ट है वो है कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन क्या है, कितना सल्यूट तुमने एक नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डाला है, उसको तुम कंसंट्रेशन बोल सकते हो। अब इसको लिखने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं, आप इसे मास के टर्म्स में भी लिख सकते हो, वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिख सकते हो, और मोल्स के टर्म में भी लिख सकते हो। तो कुछ मेन कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं जो आप लोग को याद रखनी है, जैसे कि वेट बाय वेट परसेंटेज सबसे पहले आ जाती है, जिसमें है वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, जहां पे आप दोनों का वेट ले रहे हो। वॉल्यूम परसेंटेज में दोनों की वॉल्यूम सल्यूट अपॉन वॉल्यूम सोल्यूशन इनटू 100। वेट बाय वॉल्यूम में वेट ऑफ सल्यूट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन इन 100। ठीक है, तो ये तीनों आपके एक तो परसेंटेज वाली टर्म्स हो गई। फिर आएगा मोलैरिटी, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ml में लेनी है आपको, किसकी, आपके जो भी आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन है। ठीक है, मोलैलिटी में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास दैट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर केजी में ले रहे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ग्राम में ले रहे हो तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर आएगा मोल फ्रैक्शन, जिसकी भी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स वो है जहां पे वॉल्यूम है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, यहाँ पे वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, यहाँ पे वॉल्यूम है, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। बाकी सारी टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगी। ऑल्सो आप याद रखोगे टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगी। अब जो भी टर्म वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो बढ़ जाएगी, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो घट जाएगी। तो ये सारे आप लोगों को याद रखने हैं कंसंट्रेशन
टर्म्स के फॉर्मूले। उसके बाद अगला बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी क्या है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो आप एक नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे डाल सकते हो गिवन प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर, उसको चेंज नहीं करोगे। तो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए तुम्हें सोल्यूट की मात्रा चाहिए वो आपका क्या है? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट को आप सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मतलब वो आपके टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, प्रेशर पे डिपेंडेंट है, नेचर पे डिपेंडेंट है। तो अगर तीनों चीजें वेरी करोगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, फैक्टर्स पूछेगा सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड के लिए। तो टेम्परेचर से अगर मैं बात करूं, सॉलिड इन लिक्विड में हमेशा गर्म पानी में इजीली चीजें डिसॉल्व होती हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। गर्म करने के प्रोसेस को आप बोलोगे एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट दे रहे हो। ठीक है, एंडोथर्मिक का अगर ये है तो एक्सोथर्मिक का इससे उल्टा हो जाएगा। तो एक्सोथर्मिक के लिए आप बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी। ठीक है, प्रेशर का सॉलिड पे कोई असर नहीं होता क्योंकि सॉलिड्स आपके रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सिंपल समरी याद रखोगे। गैस और लिक्विड में कोल्ड ड्रिंक आप ठंडी पीते हो तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटती है। कोल्ड में आपका जो है गैसेस अच्छे से सॉल्युबल होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटती है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल टाइटली बंद होती है, यानी कि हाई प्रेशर पे सील करी जाती है, तो प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां से आपको एक क्वेश्चन अगेन देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आएगा सबसे पहले टाइप ऑफ सोल्यूशन विच इज योर गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड सोल्यूशन के लिए हेनरी लॉ एप्लीकेबल होती है। ठीक है, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन के लिए, और वो सिंपली कहती है कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गैस के प्रेशर पे जो वो लगा रहा है लिक्विड की सरफेस के ऊपर। ठीक है, यानी कि प्रेशर ऑफ गैस ऑन द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड सोल्यूशन। और यहां से जब ये सिंबल हटता है तो हेनरी कांस्टेंट आता है KH। ठीक है, इसको आप क्या बोल देते हैं? हेनरी लॉ। इट इज द प्रेशर ऑफ द गैस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपकी हेनरी लॉ है। द लॉ स्टेट्स दैट कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of a gas in liquid solution is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं सिंपली आप देख सकते हो कि जितना ज्यादा आप इसे ऊपर से दबाओगे उतना ज्यादा ये पार्टिकल्स यहाँ डिसॉल्व होने लग रहे हैं। ठीक है, तो जितना ऊपर से प्रेशर आएगा उतना ये डिसॉल्व हो रहा होगा, यही हेनरी लॉ कहती है। और साथ में अगर मैं हेनरी कांस्टेंट की बात करूं तो हेनरी कांस्टेंट आपका टेम्परेचर बढ़ाने से तो बढ़ता है बट सॉल्युबिलिटी के साथ घटता है। कम सॉल्युबल होगा तो KH ज्यादा होगा। जैसे अगर मैं बोलूं तो आपकी हीलियम गैस का KH हाईएस्ट है, तो हीलियम गैस आपकी मैक्सिमम सॉल्युबल है। ठीक है, सॉरी लीस्ट सॉल्युबल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये लीस्ट सॉल्युबल है। ठीक है, जैसे CO2 का काफी छोटा KH है तो CO2 आपकी मैक्सिमम सॉल्युबल है, तो आपको KH से सॉल्युबिलिटी कंपेयर करने का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन एक बनेगा आपकी दैट इज एप्लीकेशन से। तो पहला एप्लीकेशन है कि कोल्ड ड्रिंक्स को सील किया जाता है हाई प्रेशर पे ताकि उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 डिसॉल्व करवाई जा सके, दैट कुड बी वन थिंग। उसके अलावा स्कूबा डाइवर्स अंडर वाटर में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है तो उनको एक मेडिकल कंडीशन हो जाती है बेंड्स, क्योंकि उनके ब्लड में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। जब वो ऊपर आते हैं तो नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है जिससे उनकी ब्लड कैपिलरीज ब्लॉक होती है और उनको ये कंडीशन होती है बेंड्स, विच इज अ पेनफुल कंडीशन। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेशर ओनली, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा है तो गैस आ गई, ऊपर प्रेशर कम है तो गैस निकल गई और गैस निकलने से ब्लड कैपिलरीज ब्लॉक हो गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए इनके टैंक में हीलियम गैस को डाला जाता है। हीलियम गैस अगेन आपकी 11.7% हीलियम होता है, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बोलूं हीलियम गैस को क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि अगेन आपको याद होगा इसका KH हाईएस्ट है तो इसकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम पाई जाएगी। ठीक है, लास्टली मेडिकल क्लाइंबर्स को एक मेडिकल कंडीशन होता है एनॉक्सिया, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे लो प्रेशर होता है। जब आप ऊंचाई पे जाते हो तो प्रेशर कम होता है, लो प्रेशर होने की वजह से ब्लड की मात्रा ऑक्सीजन में कम हो जाती है, तो ये लोग प्रॉपर्ली सोच नहीं पाते और इनको एक मेडिकल कंडीशन हो जाती है जिसका नाम है एनॉक्सिया। ठीक है, डन है। तो यहां तक आपका हेनरी लॉ कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन के तौर पे। अब उसके बाद आएगा रॉल्ट लॉ जो कि लिक्विड एंड लिक्विड सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, आपके पास एक लिक्विड A है, आपके पास एक लिक्विड B है, आपने दोनों को डिसॉल्व करवा के सोल्यूशन बना दिया A+B। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं लिक्विड A, प्योर लिक्विड A का प्रेशर क्या है? P0 है। प्योर लिक्विड B का प्रेशर क्या है? P0B।
और सोल्यूशन का प्रेशर क्या है पीटी। सोल्यूशन में ए का प्रेशर क्या है पीए और सोल्यूशन में बी का प्रेशर क्या है पीबी। तो आपसे पूछेगा पीए बता दो क्या है, पीबी बता दो क्या है और पीटी बता दो क्या है। ठीक है, तो तीनों के फॉर्मूले आप लोग को याद रखें। ठीक है, सबसे पहले पीए का फॉर्मूला, पीए होता है पी नॉट ए एक्स से। पी नॉट ए कांस्टेंट है, मतलब पीए इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। जितना इस ए लिक्विड का प्रेशर होगा उतना ज्यादा ये लिक्विड सॉल्युबल होगा। ठीक है, दैट इज पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए, ये हो गया एक्स ए हो गया द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन द सोल्यूशन। ठीक है, पीबी क्या होगा यहां से, पीबी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, और पीटी क्या होगा यहां से, वैसे तो पीटी होता है पीए प्लस पीबी, और जब आप पीए प्लस पीबी का ये वैल्यू यहां पुट करोगे तो इसका फॉर्मूला आ जाता है पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू में एक्स। ठीक है, डन है, राइट है। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो आप लोग को एक बात क्लियरली दिखती है कि पीए इज द प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन मिक्सचर, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, सिमिलरली ये सल्यूट का प्रेशर है वेपर प्रेशर मिक्सचर में, ये प्योर सल्यूट का वेपर प्रेशर है। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, तो एक्स एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। जनरली लिक्विड फेज से क्वेश्चन आता है, कभी कभी वेपर फेज से। देखो जब आपने दो लिक्विड्स लिए तो लिक्विड ए और बी, अगर मैं बोलूं एक लिक्विड ए है डिसॉल्व हो गया लेकिन कुछ कुछ वेपर फेज में भी है, लिक्विड बी डिसॉल्व हो गया लेकिन कुछ कुछ वेपर फेज में भी है। तो अगर मैं बोलूं ये वेपर फेज में है और ये लिक्विड फेज में है, तो लिक्विड फेज में अगर इसका कॉम्पोजिशन मैंने एक्स ए एक्स बी से लिखा कि ए का जो अमाउंट है वो एक्स ए है, बी का अमाउंट एक्स बी है, तो वेपर फेज में भी तो अमाउंट है, तो वेपर फेज में मैं इसे वाई ए वाई बी से लिखती हूँ। दोनों ही मोल फ्रैक्शन है, बस लिखने में मैंने टर्म्स दोनों की अलग अलग यूज करी है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बोलूं वेपर फेज के लिए फॉर्मूला पूछेगा कि वेपर फेज का कॉम्पोजिशन बताओ, तो तुम बोलोगे पी ए इक्वल्स टू होगा पी टी वाई ए, जहां पे पी ए ये रहा पी टी ये है, दोनों को डिवाइड करोगे तो वाई ए आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज। ठीक है, और अगर मैं बोलूं पी बी इक्वल्स टू पी टी वाई बी, ये वेपर फेज का है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, हमेशा जिसका प्रेशर ज्यादा होगा यानी कि पी नॉट बी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन पी नॉट ए, क्योंकि पी नॉट बी यहाँ पे सल्यूट का वेपर प्रेशर है और सल्यूट हमेशा मोर वॉलेटाइल, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो हमेशा सल्यूट बनेगा। ठीक है, ये बातें आप लोग को याद रखनी है। यहां से अगेन एक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकता है। अगर मैं रॉल्ड लॉ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले रॉल्ड लॉ की थ्योरी कहती है सिंपल कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। वही वाली बात कि जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो हेनरी लॉ ने बोला था वही बात बोली, बस इसका कांस्टेंट अलग है, इसका कांस्टेंट पी नॉट है, वहां पे KH था। अब जो सोल्यूशन रॉल्ड लॉ को बेटा फॉलो करेंगे उनको क्या बोला जाता है, आइडियल सोल्यूशन, है ना। तो आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सोल्यूशन का एक क्वेश्चन बनेगा। आइडियल सोल्यूशन क्या है, रॉल्ड लॉ को फॉलो करेगा, नॉन आइडियल फॉलो नहीं करेगा। आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सचर यानी कि वॉल्यूम चेंज और इंथैल्पी चेंज 0 के बराबर है, और नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए वॉल्यूम चेंज और इंथैल्पी चेंज 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन के लिए जो पहली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी सल्यूट सल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट की, और जो बाद में बनी सॉल्यूट सॉल्वेंट की, दोनों बराबर होती हैं, लेकिन इसमें बराबर नहीं होगी। इसमें कुछ भी बराबर 0 के नहीं है और एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसके एग्जांपल सिमिलर टाइप लुकिंग सोल्यूशन है, NHCN, N-हेप्टेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, बेंजीन, टोलिन, सिमिलर से सोल्यूशन है। नॉन आइडियल सोल्यूशन दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन वो है जिसमें वेपर प्रेशर रॉल्ड लॉ से ज्यादा है, नेगेटिव डेविएशन वो है जिसमें वेपर प्रेशर रॉल्ड लॉ से कम है। ठीक है, अब अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है मतलब जो चीज तुमने बनाई, AB मॉलिक्यूल जो तुमने बनाया वो वीक बनाया क्योंकि वो टूट गया, वेपर फेज में गया, तभी तो वेपर प्रेशर बढ़ा, तो AB इंटरेक्शन इसमें हमेशा क्या होंगी, वीक। ठीक है, और AB इंटरेक्शन वीक है तो अगेन इसको ये स्ट्रॉन्ग चीज नहीं बन रही, स्ट्रॉन्ग चीज नहीं बन रही, तो डेल्टा H मिक्सचर आपका ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब कि डेल्टा H मिक्सचर इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड वॉल्यूम चेंज इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, डन है। अब कोई चीज वीक बन रही है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपी आपका फॉर्म करेगा। ठीक है, अगेन नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर कम है, मतलब जो चीज बनी है AB वो स्ट्रॉन्ग बनी है तो वो टूट नहीं रही है, तो AB इंटरेक्शन यहाँ पे आपकी क्या होगी, दैट इज स्ट्रॉन्ग। मैंने उल्टा साइन लगाया थे, AB इंटरेक्शन यहाँ पे वीक है। ठीक है, राइट, और यहाँ पे AB इंटरेक्शन आपकी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है,
अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग चीज बन रही है तो एनर्जी नेगेटिव होगी, डेल्टा एच मिक्सचर इज लेस देन 0, वॉल्यूम चेंज इज ऑल्सो लेस देन 0। स्ट्रॉन्ग चीज बन रही है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे। तो इस सीक्वेंस में अगर आप याद रखोगे तो आप इजिली पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, फिर एग्जांपल से क्वेश्चन आएगा, देखिए जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, चाहे वो एसिड के साथ है CHCl3 CHCl3 CHCl3, एसिड एसिड और एनिलीन, ये सभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो नेगेटिव डेविएशन हमेशा बनाएंगे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। पॉजिटिव डेविएशन में आप देखिएगा जनरली एल्कोहल बनाता है पॉजिटिव डेविएशन, CCl4 भी आपका बनाता है पॉजिटिव डेविएशन, एल्कोहल पॉजिटिव डेविएशन, कार्बन डाइसल्फाइड या में एसीटोन, एसीटोन देखो दोनों ही तरीके से पॉसिबल है, एसीटोन नेगेटिव डेविएशन भी कर सकता है। अगर उसके साथ कोई है ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए, तुमने नॉन पोलर आपने क्या कहते हैं सल्यूट डाल दिया है, तो वहां पे उस केस में ये आपका पॉजिटिव डेविएशन बनाएगा। तो एग्जांपल से क्वेश्चन आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, ये आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दोनों सेम ही एग्जांपल्स रहेंगे दोनों के कैटेगरी के अंदर। ठीक है, लास्ट पार्ट जो आप लोग को अगेन इस चैप्टर से पूछेगा वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगेन कौन से सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप सभी लोगों की डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए लगती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो अगर मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 4 है। ठीक है, पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जिनके फॉर्मूले और जिनसे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। सबसे पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलता है, जब भी आप एक सॉलिड को एक लिक्विड में डालेंगे, सॉलिड क्या है, नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने ए में बी को डाला, ए वॉज लिक्विड एंड बी वॉज सॉलिड। ठीक है, तो आपका a प्लस बी एक सोल्यूशन बना। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं तो A का जो वेपर प्रेशर है वो P0 A है क्योंकि प्योर A है, सॉलिड का कोई वेपर प्रेशर नहीं होता, यहां पे भी सॉलिड का कोई वेपर प्रेशर नहीं है तो A का प्रेशर A है। तो जब भी आपने एक सॉलिड को लिक्विड में डाला तो आपका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज, क्योंकि सॉलिड वेपर फेज में जाएगा नहीं इसलिए वेपर प्रेशर को डिक्रीज करेगा। तो अगर मैं बोलूं कितना वेपर प्रेशर कम हुआ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना है, तो बड़ा वैल्यू था P0 A, अब कितना हो गया PA, इतना कम हो गया। अगर बोलेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताओ, तो रिलेटिव के लिए तुम्हें ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर दो, P0 A माइनस PA बाय P0 A, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो फॉर्मूला तो देखो मेन यही है जो आपको याद रखना है, दैट इज P0 A इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PA is the vapor pressure of your solution and this is mole fraction of solute। अब क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रही हूं कि मैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए काम कर रही हूं तो मैं इसे लिख सकती हूँ P0 A माइनस PA बाय P0 A इज इक्वल टू XB को लिख सकती हूँ NB अपॉन NA, क्योंकि B इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू A। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले को भी खोल दूं तो मैं इसे लिख सकती हूँ P0 A माइनस PA बाय P0 A इक्वल्स टू NB is WB by MB and this is MA by WA। तो यहां से आप लोगों को ये फॉर्मूला जनरली मिल जाता है जिनसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, अब मैं क्या निकलवाता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकलवाता है, तो बाकी सब चीजें वो तुमको देगा और तुमसे MB निकलवाएगा, वो तुम इजीली यहां से निकाल दोगे। ठीक है, आई होप सो सबको यहां तक जो फॉर्मूला है वो क्लियर है। यहां से क्वेश्चन पूछेगा, देखो कभी कभी तुमसे PA भी निकलवाता है, तो मैं उसका आपको शॉर्ट फॉर्म में एक फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, तो एक फॉर्मूला याद रख लेना, कभी कभी PA निकलवाएगा तो PA का शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला याद रख लो, P0 A 1 माइनस NB बाय NA। ये फॉर्मूला भी यहीं से ही आया है, यहां से अगर मैंने बस PA को एक साइड रख दोगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली मैंने इसलिए लिखवा दिया क्योंकि तुम्हारा काम बच जाएगा और तुम इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो अगर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कभी भी निकलवा दे तो PA निकालना है, डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल देना। ठीक है, तो यहां तक आप लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला याद रख लोगे। दूसरी प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आपका वो टेम्परेचर है जब आपका सोल्यूशन का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो। अब अगेन अगर मैंने A प्लस B में AB डाला, ठीक है, तो अगर मेरा ये P0 A था और ये मेरा PA था, तो मैंने बोला कि यार मैम ये वाला वैल्यू डिक्रीज हुआ है, मतलब इसका प्रेशर क्या है ज्यादा, इसका कम, तो भाई ज्यादा टेम्परेचर किसको देना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जाने के लिए जो छोटी वैल्यू है। तो इसका अगर मैं टेम्परेचर TB बोलूं और इसका टेम्परेचर मैं T0 भी बोलूं, तो मैं ये बोलूंगी कि मैम
आपने क्योंकि वेपर प्रेशर कम किया तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके वो बॉयल करेगा, और इसी को बोला गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आप बोलते हो कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर वेपर प्रेशर। तो अगर वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज करेगा, इसी को बोला गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विच वाज डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है? टीबी माइनस टी नॉट बी, where TB क्या है? TB is the boiling point of your solution and T naught B is the boiling point of your pure that is solvent। तो डेल्टा TB किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलैलिटी के। तो डेल्टा TB का फॉर्मूला होता है KB, KB is your एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू M। और अगर आप फाइनल फॉर्मूला लिखोगे तो आप बोलोगे इट इज TB माइनस T नॉट B इज इक्वल टू KB। M का फॉर्मूला WB बाय MB इंटू में 1000 अपॉन में WA। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, जहां पे आप क्लियरली बोल सकते हो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर सॉल्वेंट एंड दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर सोल्यूशन। अगर मैं पानी की बात करूं तो वाटर के लिए डेल्टा टीबी कितना होता है? दैट इज 100 डिग्री। तो पानी का हमेशा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, 100 डिग्री से ज्यादा ही होगा जब भी आप इसमें सॉलिड सॉल्यूट को ऐड कर दोगे। ठीक है, क्लियर है? यस, तो यहां से अगर मैं बोलूं तो आप ये ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि देखो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है टेम्परेचर के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ तो ये टी नॉट भी हुआ, लेकिन जब आपने सॉलिड को इसमें डाला तो वेपर प्रेशर घटा, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके टच किया तो ये टीबी हुआ। तो वेपर प्रेशर क्योंकि डिक्रीज हुआ तो आप देखेंगे डेल्टा टीबी आपका इंक्रीज हुआ। ठीक है, इसी को आपने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का नाम भी दिया। थर्ड प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो जब मैंने सॉलिड को लिक्विड में डाला तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट भी आपका डिक्रीज होगा, है ना। तो यानी कि अगर मैं टी नॉट एफ और टी एफ की बात करूं तो ये आपका डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ किसके बराबर होगा? डेल्टा टीएफ इज बड़े में से, यानी कि टी नॉट एफ में से टीएफ को माइनस करो। तो डेल्टा टीएफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? मोलैलिटी के। तो डेल्टा टीएफ इज ऑल्सो इक्वल टू के एफ एम, अगेन जहां पे के एफ इज मैं आपका काइरोस्कोपिक कांस्टेंट। तो डेल्टा टीएफ इज टी नॉट एफ माइनस टीएफ इज इक्वल टू के एफ, और एम क्या है? डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू में 1000 अपॉन में डब्ल्यू। ठीक बात, डन है। जहां पे अगेन टी नॉट एफ क्या है? इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ योर सॉल्वेंट एंड टी एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ योर सोल्यूशन। ठीक है, तो ये भी फ्रीजिंग पॉइंट का इकलौता फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, जहां से आप न्यूमेरिकल्स को कर पा रहे होगे। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, देखो लिक्विड सॉल्वेंट का प्रेशर घट रहा है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, अगर मैं बोलूं और जैसे ही ये क्या कहते हैं सॉलिड होगा तो और कम होगा, तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड बनना शुरू होगा वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अब जब तुमने इसमें सॉलिड डाला तो इसका कुछ ना कुछ जो टेम्परेचर है, या मैं बोलूं जिसका वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया, तो अब ये कुछ आगे जाके इसको टच करा और आगे जाके टच किया तो ये फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। तो यानी कि आपने बोला कि क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डन है। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड है लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि कहती है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ठीक है, अब ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। ये प्रेशर कहां पे होता है? अप्लाइड, इट इज अप्लाइड ऑन सोल्यूशन साइड। ठीक है, तो जो पाई है वो किसके बराबर होता है? सी आर टी के। सी क्या है? कंसंट्रेशन। तो पाई का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाय वी आर टी। ठीक है, जहां पे एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। ठीक है, एन बी लिख रही हूं इसलिए मैं। वी इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। आर इज गैस कांस्टेंट 0.0821 ATM बोल सकते हो, या फिर 0.083 बार बोल सकते हो। ठीक है, डन है।
ऑस्मोटिक प्रेशर में ऑस्मोसिस का डेफिनेशन, इट इज द इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड या लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, दोनों ही बातें सही हैं, ठीक है। अब इसको रोकने के लिए जो आप प्रेशर लगा रहे हो उसको आप क्या बोलते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। नाउ आई हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स टू डिटरमाइन। अगर मेरे पास दो सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उनको बोलोगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। अगर एक का ज्यादा है तो उसे, जिसका ज्यादा है वो होगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर एक का कम है तो जिसका कम है वो होगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी और ऑब्वियसली इसकी कंसंट्रेशन भी कम होगी। तो मूवमेंट हमेशा लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो मतलब अगर आपकी मूवमेंट है तो हमेशा लो से हाई मूवमेंट है आपकी, कहां पे, लो टू हाई। जहां भी कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा तो लो से हाई मूवमेंट हमेशा सॉल्वेंट की होती है, चाहे आपने कोई भी सोल्यूशन लिया हो तो, ठीक है। आखिरी में आएगा आपका करेक्शन फैक्टर, जिसको वेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंडेंट है। अब सल्यूट का नेचर चेक करना पड़ता है, तो अगर सल्यूट आपका दो टाइप का हो सकता है, इट कुड बी इलेक्ट्रोलाइट, इट कुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में भी दो केसेस हैं, एक है डिसोसिएशन और एक है एसोसिएशन। डिसोसिएशन में हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ग्रेटर देन 1 है और एसोसिएशन में लेस देन 1। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई, यहाँ पे भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट गई, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए तो मॉलिक्यूलर मास घट गया, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास बढ़ा या घटा बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको ही बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा इसमें ग्रेट इक्वल टू 1 ही आएगा, ठीक है। तो आपको इसको सही करने के लिए जो फैक्टर यूज करना पड़ा, जिसको बोला वेंट ऑफ फैक्टर, जिसके मल्टीपल फॉर्मुलेज हैं, बट जो फॉर्मुला हम जनरली यूज करते हैं वो है नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ आयंस बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन। तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनको आप इस से मल्टीप्लाई कर देते हो ताकि आपका ये फैक्टर सही है, जहां पे आई एक्स बी हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग, डेल्टा टी बी हो जाएगा आई के बी एम, डेल्टा टी एफ हो जाएगा आई के एफ एम, पाई हो जाएगा आई सी आर टी। तो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको वेंट ऑफ फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट है, तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो डिसोसिएशन में वेंट ऑफ फैक्टर भी ग्रेटर देन 1 है, एसोसिएशन में लेस देन 1 है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई इज ऑलवेज इक्वल टू 1, जैसे कि शुगर्स होती हैं या कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। एक छोटा फॉर्मूला और लिख लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, जब अल्फा 100% के बराबर नहीं है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेंट ऑफ फैक्टर के बराबर नहीं है। अगर अल्फा 100% है तो नंबर ऑफ पार्टिकल और वेंट ऑफ फैक्टर बराबर है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फॉर्मूला होगा अल्फा का i-1 बाय n-1। तो यहां से अगर आपको कोई भी अल्फा 50% 60% दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का निकाल ही दोगे, HCl का 2 है, NaCl का 2 है, जो भी है, तो वहां से आप वेंट ऑफ फैक्टर को निकाल सकते हो। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक फॉर्मूला और डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला C अल्फा स्क्वायर। वैसे तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, बट अगर अल्फा बहुत छोटा है 0.00 समथिंग तो आप उसे नेग्लेक्ट करके C अल्फा स्क्वायर से भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। C जहां पे कंसंट्रेशन है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहां तक आपका जो पूरा चैप्टर है बेटा वो कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपका ये पूरा चैप्टर विद इन हाफ एन आवर रिवाइज करवा दिया है। अब आप लोगों को जब भी इस चैप्टर को रिवाइज करना है, यू नीड टू मेक श्योर कि आप इस फॉर्मूले को रिवाइज कर लो। तो वेंट ऑफ फैक्टर देखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में अगर मैं बोलूं पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू आई एक्स बी, ठीक है। डेल्टा टी बी इज ऑल्सो इक्वल टू, डेल्टा टी बी का फॉर्मूला लिख देती हूँ, डेल्टा टी बी इज TB माइनस टी नॉट बी इज आई के बी एम, ठीक है। डेल्टा TF इज ऑल्सो टी नॉट एफ माइनस TF इज आई के एफ एम, ठीक है। पाई इज इक्वल्स टू आई सी आर टी। तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आर एल वी पी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डेल्टा टी बी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डेल्टा टी एफ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, पाई इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। बट अगर टीबी की मैं बात करूं, ठीक है, तो टीबी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, लेकिन अगर मैं टीएफ की बात करूं, इसके आगे माइनस का साइन है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई,
ठीक है, तो यहां तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों का 100% बेटा रिवीजन हो गया है तो प्लीज मेक श्योर करो कि आप लोग एक कमेंट जरूर डाल के जाना, ठीक है। और अगर आप चाहते हो मैं सीरीज को कंटिन्यू करूं और अगला चैप्टर भी आप लोग के लिए लेकर आऊं तो प्लीज वोट फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। बहुत जल्दी मैं लाइव आप लोगों से मिल रही होंगी। आप लोग कितना मेरा वेट कर रहे हो मुझे कमेंट्स में जरूर बता के जाना। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। एंड आई वुड ऑल्सो वॉन्ट कि इस साल आप लोग मैक्सिमम स्कोर करें, इसीलिए इस चैनल पर आपके बोर्ड्स में पूरे नंबर दिलवाने के लिए अगले 1 महीने में सारा कंटेंट मैं कवर करवा रही होंगी। एंड आई वुड वॉन्ट कि आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। कैसा लगा ये रिवीजन शॉर्ट, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वोट फॉर नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि उसी के बाद आपको अगला चैप्टर मिल रहा होगा इसी मैनर में रिविजन के लिए। गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट। तो बच्चों, नया साल आ रहा है और आपके बोर्ड के एग्जाम भी, और आप सभी लोग के बोर्ड्स को आसान बनाने के लिए इस नए साल पे हम लोग लेकर आए हैं सभी लोग के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट। वो है आप लोगों को विजेता टुमारो बैच ऑलमोस्ट फ्री मिल रहा है, विच इज एट ₹199 फॉर नेक्स्ट 2 days। तो मेक श्योर करिए कि इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें, और ये नए साल का गिफ्ट आप सभी लोग के लिए डेफिनेटली बोर्ड में 95% ला रहा होगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और मुझे मिलिएगा विजेता टुमारो बैच में, क्योंकि इससे आप लोग डेफिनेटली अपने बोर्ड में विजेता बनने वाले हैं। Happy New Year and let's go for it.